अब हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज की बात करेंगे कि जब हम इसको चला रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इनमें से कुछ बातों को हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। जब हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे यूनिवेरिएट केस में, ये बातें शुरू हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ उनको मज़ीद थोड़ा सा दोहराऊंगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी उन चीज़ों के अंदर मिल जाए और कुछ इश्यूज आपके जहन में आ जाएं जो इसमें होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपके जहन में होने चाहिए कि इश्यूज हैं, और ये भी होना चाहिए कि उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने तौर पर उनको सॉल्व कर सकें। इनमें जो सबसे पहला इशू है जिसको हम देखेंगे वो ये है कि हमारे जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में हमारी ये कोशिश होती है कि वो सारे के सारे फीचर जो हैं वो सिमिलर स्केल के ऊपर हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी। अब सबसे पहले तो आप ये नीचे इसको समझ लीजिए। मैं इन डायग्राम्स के ऊपर पहले आ जाता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास दो फीचर्स हैं। एक फीचर है मेरे पास साइज ऑफ द हाउस, जिसकी वैल्यूज जा रही हैं 0 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक, और दूसरा फीचर है मेरे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स, जिसकी वैल्यूज जा रही हैं 1 से लेकर 5 तक। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो दो वेट वेक्टर्स हैं, जो दो दो वेट्स हैं मेरे पास, सॉरी वेट वेक्टर्स नहीं, दो वेट्स जो मेरे पास हैं, वो वेट्स मेरे पास किस तरह से डिफाइन हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये दोनों के दोनों फीचर्स की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है, जो इनका स्केल है वो बहुत डिफरेंट है, उसकी वजह से हमारा जो फीचर वन है वो उसके जिन वेट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस बहुत थोड़े से जोन के अंदर मूव कर रहे हैं, जबकि जो दूसरा फीचर है जो खाली 1 से 5 तक मूव हो रहा है वो इस काफ़ी बड़े जोन के अंदर उसके वेट्स मूव कर रहे हैं। सो रिगार्डलेस कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं और ये किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का वो सिर्फ ये है कि आपके कॉस्ट फंक्शन जे का जो प्लॉट है वो बहुत हाईली स्क्यूड है। यानी इट्स लाइक अ थिन लॉन्ग बोट। अगर आप इस तस्वीर को अपने जहन में लाएं और इसको समझने की कोशिश करें तो असल में दिस इज़ लाइक अ बोट। ये इस किस्म का एक कॉस्ट फंक्शन है जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज लाइक द टॉप पार्ट ऑफ द बोट, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द बोट। ये हल ऑफ द बोट है, निचला हिस्सा है उस बोट का। ठीक है, और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से ऊपर से हम इस वक्त देख रहे हैं। जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, द ब्लू कॉन्टूर इज द फारदेस्ट अवे फ्रॉम अस एंड द रेड कॉन्टूर इज द क्लोजेस्ट फ्रॉम अस। तो अब ये हम देखेंगे कि जब इस किस्म का हमारे पास कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ आ जाए, कॉस्ट को प्लॉट करें तो इस तरह की कॉस्ट आ जाए, तो इसके अंदर काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं जिस वक्त हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट चलाते हैं। इनफैक्ट व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारा अल्फ़ा जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है कि वो उस डायमेंशन के हिसाब से सेट हुआ हुआ हो जिसमें सबसे ज़्यादा कम स्केल है, सबसे छोटी डायमेंशन के अलोंग के हिसाब से हमें अल्फ़ा करना पड़ता है, वरना अल्फ़ा यहाँ पर बड़ी जंप्स करना शुरू कर देता है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अल्फ़ा यहाँ से आए और ये पूरे के ऊपर से जंप करके निकल जाए। तो होगा क्या कि वो यहाँ से आ रहा है और वो जंप करके इसके ऊपर से निकल जाएगा इस पूरी की पूरी चीज़ को। सो लेट्स से देयर इज अ होल सरफेस हियर जिसके अंदर से वो इस चीज़ को मिस कर जाएगा, पूरे के ऊपर से टाप जाएगा। तो फर्ज करें ये गढ़ा सा बना हुआ है, इस बोट के इस साइड से आया और इस बोट के ऊपर से ही निकल गया। तो लिहाजा अल्फ़ा को इतना छोटा करना पड़ता है आपको कि वो इस फीचर डायमेंशन के हिसाब से चल सके। और इसका मतलब ये है कि जब वही अल्फ़ा की मदद से आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो देन योर मूवमेंट इज़ एक्सट्रीमली स्लो। सो इस वजह से हमारी कन्वर्जेंस में बहुत वक्त लग जाता है अगर हमारे पास इस किस्म के स्क्यूड प्लॉट्स हैं कॉस्ट के। एज अपोज टू दिस, अगर हम यहाँ पर फीचर स्केलिंग कर दें और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं जो मैक्स माइनस मिन करके यानी 2000 माइनस ज़ीरो करके साइज़ को सब पर डिवाइड कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि अब मेरा जो फीचर है वो 0 से 1 के बीच में जा रहा है, ये भी, और ये वाला फीचर जो है ये भी 0 से 1 के बीच में जा रहा है। तो ये बाय द वे यहाँ पे पूरा ग्राफ नहीं बना हुआ, 1 यहाँ कहीं ऊपर जाकर आएगा, बट एनी हाउ वेर एवर दिस इज। सो ये दोनों फीचर्स मेरे जो हैं, और ये भी सिमिलरली आगे तक जाएगा। सो ये दोनों के दोनों फीचर्स जो हैं ये जब एक जैसी डायमेंशंस में एक जैसे स्केल के ऊपर मूव कर रहे होंगे, 0 से 1 तक ये भी है और 0 से 1 तक ये भी है, तो हमारे पास ये नाइस सर्कल्स आ जाएंगे। एंड नाउ द कन्वर्जेंस इज एक्चुअली मच सिंपलर। अल्फ़ा जो है वो दोनों या सारी डिमेंशंस के हिसाब से एक ही अल्फ़ा मुझे रखना पड़ेगा, और वो एक अल्फ़ा सबके हिसाब से जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है। सो लिहाजा हम मल्टीपल अल्फ़ाज नहीं रखा करते, एक ही अल्फ़ा रखते हैं, और उसी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि जब स्क्यू हो तो दैट मेक्स
the overall progress towards the minimum very slow. इस चीज़ को यहाँ आप मज़ीद तफसील से देखेंगे। ये वही वाली चीज़ है और ये ख़ास तौर पर प्रॉब्लम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आता है कि जब इस किस्म की सर्फेसेज आ जाएं, और यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि मेरा बोर्ड से क्या मतलब था, यहाँ हम उसको साइड से देख रहे हैं, यहाँ हम उसको दूसरी साइड से देख रहे हैं। दिस इज़ योर मिनिमम, यहाँ पे कहीं जाकर मिनिमम है जिस पे पहुंचना है। द थिंग इज कि नाउ विद योर स्मॉल अल्फा इट्स गोइंग टू कीप वॉबलिंग 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 अंटिल इट रीचेस हियर। सो ये वॉबल के अंदर ये बहुत वक्त लगा देता है। एंड द वे दिस होल थिंग इज, अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें जो नीचे नज़र आ रही है, मैं आप चाहता हूँ कि पूरी तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकें और उसको समझ सकें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। So now I hope it is very clear, you have a very clear visualization of the whole thing now कि ये किस किस्म का की चीज़ है जिसको हम ravines कहते हैं, जो हमारे पास बन जाती हैं। It's like a valley, it's a long thin valley जो कि नीचे की तरफ उतर रही है और कहीं आगे जाकर यहाँ जाकर इसका जो है वो सेंटर है और आप यहाँ से उतरते जा रहे हैं। Now because you adjusted your alpha ताकि वो alpha जो है वो इन jumps को बर्दाश्त कर सके, and because your one dimension is very steep and the other dimension is not that steep. तो ravine की definition हमारे पास यही है कि it's a curved surface which dives down more steeply in one dimension than in the other. और ये चीज़ें बहुत, ये कोई अनकॉमन सी चीज़ नहीं है, ये लोकल ऑप्टिमा के अराउंड आम तौर पर आपको ये मिल जाती हैं ravines। तो इनको कम करने का किसी हद तक हम कोशिश कर सकते हैं विद फीचर स्केलिंग, बट स्टिल ये रहती हैं। तो इनकी वजह से जब हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं इनको भी डील करना एक मामला होता है। ये कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशंस हैं, इसका एक हल तो आपको मैंने बता दिया कि इसकी फीचर स्केलिंग कर ली जाती है, लेकिन फिर भी अगर ये रह जाएं तो देयर आर सर्टेन मोर एडवांस्ड मैकेनिज्म्स जिससे इसको हम थोड़ा सा क्विक कर सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, उनकी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस पेपर ऑन दिस टॉपिक जो कि काफ़ी सारे ऐसे तरीकों को डिस्कस करता है। आप में से जो इंटरेस्टेड हो, कॉन्टेक्ट मी एंड I'll share that link with you। जो जिन प्रॉब्लम्स को मैं अब इन चंद स्लाइड्स में डिस्कस कर रहा हूँ उनके सोल्यूशन को वो पेपर डिस्कस करता है। एक दूसरा प्रॉब्लम जो हमें आता है, जो चैलेंज आता है, वो ये है, आपको याद होगा कि हम जिस पर मिनिमम पकड़ रहे होते हैं, जिस वक्त मिनिमम पकड़ रहे होते हैं, तो हमारा उस वक्त जाकर ये होता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मैं मूव करने की कोशिश करूँ तो मेरा ग्रेडियंट ज़ीरो हो चुका है। राइट आपको याद होगा कि हम इस पॉइंट पे जब ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया, हम कहते हैं ये वी हैव रीच्ड द मिनिमम। लेकिन क्या ये ग्रेडियंट ज़ीरो होना सिर्फ मिनिमम पे होता है? एक तो था ना लोकल वर्सेस ग्लोबल मिनिमा, उसको छोड़ दें। क्या ये मिनिमम की भी गारंटी देता है? नहीं। यू कैन हैव दीज सैडल पॉइंट्स, यू कैन हैव दीज सैडल पॉइंट्स जिसके ऊपर इन अ नॉन कॉन्वेक्स एरर फंक्शंस और कॉस्ट फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शन को एरर फंक्शन भी कहते हैं, आपको इस तरह के सैडल पॉइंट्स अक्सर मिलते हैं और ये बहुत दफ़ा आपको अपने मिनिमा के आसपास मिलते हैं, यानी उसके आपके रास्ते में होते हैं ये। और जब आप इस पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ आकर आपको यही मसला पड़ता है कि जी अब क्या करें, ये तो यहाँ पर आकर इसने ज़ीरो कह दिया जबकि मिनिमम नहीं है, आपका ग्रेडियंट डिसेंट रुक गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप अपने जहन में एक मेटल बॉल लाएं जो कि मैं यहाँ से लुढ़का दूं और वो मेटल बॉल यहाँ पे पहुंचे, तो क्या वो यहाँ पहुंच के रुक जाएगी? नहीं, वो नहीं रुकेगी, यहाँ पहुंच के वो चलती जाएगी। लेकिन उस मेटल बॉल में ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ पहुंच के नहीं रुकेगी जबकि आपका ग्रेडियंट डिसेंट रुक रहा है? उसमें मोमेंटम है, right? It has some momentum built into it. So that's exactly what we try to build into our gradient descent when we want to solve this problem, the problem of saddle points and the problem of these places जहाँ से थोड़ा सा या और आगे चला जाए तो इसको फिर दोबारा से ये ग्रेडियंट मिलना शुरू हो जाएगा और ये फिर नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये भी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में मसला बहुत ज़्यादा आता है और इसका सोल्यूशन मोमेंटम है। अगेन इस पे मैं अभी इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, अपने तौर पर अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। अच्छा जनाब, एक और चीज़, अगेन अब यहाँ कुछ कन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं जो कि हम आमतौर पे करते हैं। दीज आर लाइक गुड प्रैक्टिसेस इन मशीन लर्निंग कि हम मीन नॉर्मलाइजेशन किया करते हैं। मीनिंग कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने फीचर्स के जो मीन है उसको अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के अराउंड ले आएँ। ठीक है, और ऑब्वियसली ये हम कभी भी ना एक्स ज़ीरो पे अप्लाई नहीं कर रहे जो कि हमेशा वन है। आपको याद होगा वो हमने ये थीटा नॉट जो हमारा इंटरसेप्ट था उसके लिए ये एक्स नॉट पैदा किया था, तो इसलिए इसका छोड़ दें। बाकी सब फीचर्स को हम नॉर्मलाइज करने की इस तरह से कोशिश करते हैं कि इनका मीन तकरीबन ज़ीरो पर आ जाए। उसका तरीका ये होता है कि
वी कैन आइदर डू इट लाइक दिस, जिस तरह से आप इससे पहले इसको देख कर आए हैं कि आपने जो है वो डिवाइड किया है इसको मैक्स माइनस मिन, जितने आपके फीचर की सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, यानी आपका फीचर का टोटल जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट है मिनिमम से मैक्सिमम तक, और ऊपर जो आपने चीज़ माइनस कर दी है, ये चीज़ आपने पहले नहीं देखी, ये मीन है. सो आई एम एज्यूमिंग हियर कि मेरे जो साइजेस ऑफ द हाउस है उनका मीन 1000 पर है, और इसका जो बेडरूम्स है, नंबर ऑफ बेडरूम्स का मीन 2 पर है, लेट्स अज्यूम. तो हमने अब ये जो काम किया है, दिस इज द मीन नॉर्मलाइजेशन. द वे वी डू दिस इज दिस: you subtract from each feature except for the 0th feature. From each feature you subtract the mean along that feature. So mu1 is the mean of feature 1. ठीक है. सो अक्रॉस ऑल ट्रेनिंग सैंपल्स आपने फीचर 1 पकड़ा, यानी लेट्स से साइज ऑफ द हाउस, और उन सब का मीन निकाल लिया, जैसे कि ऊपर मैंने 1000 निकाला है. और नीचे या तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन उसकी यूज करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं यूज कर रहे तो देन यू विल सिंपली डू द मैक्स along this feature I minus min along this feature I. आप ये भी इसकी डिनोमिनेटर में रख सकते हैं जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं. सो दोनों से यही होता है कि इसका जो है वो फीचर्स का मीन तकरीबन आप जो है वो 0 के ऊपर ले आते हैं और आपने इसकी मीन नॉर्मलाइजेशन कर दी. सो दैट हेल्प्स विद द कन्वर्जेंस प्रोसेस, दैट हेल्प्स द ग्रेडियंट डिसेंट. और इनमें से कुछ चीज़ें मजीद क्लियर होंगी जब हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूरल नेटवर्क्स के करीब पहुंचेंगे, वहां पर इन चीज़ों को दोबारा रिविजिट करेंगे. अच्छा जनाब, एक और मामला ये है कि हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा था, जब आप पहली दफ़ा अपना ग्रेडियंट डिसेंट चलाएंगे तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, और ये आमतौर पे शुरू में हमसे होता है. और इसके अब हम कुछ तरीके देखते हैं कि हमने किस तरह से अल्फ़ा चूज़ करना है, लर्निंग रेट कैसे चूज़ करना है, और कैसे ये मेक श्योर करना है कि ग्रेडियंट डिसेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है. आप लगा के चले गए, 4 दिन तक चलता रहा, कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो वो क्या हुआ, क्या किस वजह से वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, उसको देख ले. सो एक चीज़ जो आपको जहन में रखने की है कि इन एन आइडियल केस योर कॉस्ट शुड go down with every iteration. With each iteration your cost j of theta should decrease. So ideally ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये कॉस्ट अगर यहाँ से शुरू हुई है तो ये कम होती चली जाए, ये होना चाहिए. तो इसको अब हम जाहिर है हर इटरेशन के बाद चेक करेंगे, तो उससे ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है. तो व्हाट वी डू इज़ कि हम इसको ईपॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं. हम ये कहते हैं कि जी इतने ईपॉक्स के बाद आप इसको चेक कर लें. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एवरी 500th ईपॉक के ऊपर, या एवरी 100th इटरेशन के ऊपर, यानी हर इटरेशन को हम एक ईपॉक कह रहे हैं यहाँ पर, एक पूरी की पूरी जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग सेट के ऊपर से आप गुजर गए हैं. वी कैन डिफाइन इट इन मल्टीपल वेज, यहाँ पे हम इसको सिंपली यूँ डिफाइन कर रहे हैं. और उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या कॉस्ट नीचे जा रही है या नहीं जा रही. सो द कॉस्ट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. अगर वो डिक्रीज नहीं हो रही तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर वो बढ़ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि कन्वर्जेंस कैसे मिलेगी. बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप अपने कॉस्ट फंक्शन के इस हिस्से के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ बहुत स्लो आप हो चुके होते हैं. आपके अल्फा वही होता है, लेकिन आपकी जो लेट्स से जो स्टीपनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो यहाँ मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है. तो इसमें अक्सर ये होता है कि यहाँ पहुँचना ज़रूरी नहीं है, यहाँ कहीं भी आप बेशक रुक जाएं, दैट्स स्टिल फाइन. तो हम ये उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स अगर आपका जो डिक्रीज है वो लेस देन लेट्स से इतना है ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, तो यू कैन से, अब ये यहाँ पे इटरेशन भी डिफाइन किया हुआ है, यू कैन इवन डिफाइन इट ऑन मल्टीपल इटरेशंस, कि अगर इतना आपका चेंज आ रहा है, यानी कि अब बहुत स्लो हो गया है चेंज आना, तो दैट मीन्स यू कैन स्टॉप हियर. ऑब्वियसली अब आपके जहन में वो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए कि जो हमने अभी सैडल पॉइंट्स वगैरह की देखी हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ हॉल्टिंग पॉइंट ऑफ योर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम. यहाँ पर एक चीज़ और जहन में रहे कि आपकी ग्रेडियंट डिसेंट की प्रॉब्लम्स पकड़ने का एक तरीका आपके पास ये भी होता है. अगर आपकी कॉस्ट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, आपको अल्फा छोटा करने की ज़रूरत है. या आपकी कॉस्ट जो है वो वॉबल कर रही है, वो बार बार ऑसिलेट कर रही है बिटवीन हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, दैट मीन्स अगेन यू शुड वर्क विद योर अल्फा. आपने कोई ऐसा अल्फा चूज़ कर लिया है जो कि इस ऑसिलेशन के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. सो चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड होपफुली इट्स गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो हमने देखा था कि कॉस्ट के बढ़ने का मामला, ये भी आपको याद होगा, बड़े अल्फा के साथ किस तरह से हमने इससे पहले यूनिवेरिएट केस में हम देख रहे थे कि अब वो एक दफ़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है, लिहाजा वो उससे भी बड़ी जंप लगाता है, और यहाँ और ज़्यादा स्टीप है तो यहाँ और बड़ी जंप लगाता है, और यहाँ और स्टीप है तो और ज़्यादा जंप लगाता है, एंड सो ऑन. तो इस किस्म के फंक्शंस में फिर ये मसला आ जाता है कि ये डिवर्ज करता चला जाता है एंड द कॉस्ट कीप्स इंक्रीजिंग. So the increasing cost could be an indicator that something is wrong and you need to change your alpha.
ठीक है. So for a sufficiently small alpha, j of theta should decrease on every iteration. ये याद रखिए. But if alpha is too small, obviously, then gradient descent can be slow to converge. So it's better that you start with a compromised value and then make your way either towards higher alphas or towards lower alphas. तो अब जल्दी रुक जाएं, अगर वो सही जा रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है लेकिन कन्वर्ज नहीं हो रहा, तो उससे बड़े अल्फा को ट्राई कर. फॉर एग्जांपल, आपका अल्फ़ा बहुत छोटा है, स्लो कन्वर्जेंस हो रही है, रुक जाएं, बंद करके दोबारा चला लें बड़े अल्फ़ा के साथ. अल्फ़ा बहुत बड़ा है तो जे थीटा डिक्रीज़ नहीं हो रहा होगा हर इटरेशन पे, हो सकता है ये कन्वर्जेंस की तरफ ना जाए. तो यू कैन ट्राई डिफरेंट अल्फ़ाज. You can go towards it like this. You can even go towards it with values in between these, like 0.001 के बाद आपने 0.003 किया, 0.009 किया, then you 0.01 किया, and so on. So you try your different values and then you figure out the optimal value of alpha for that particular problem जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं.